होते हैं वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट में अपने इंटरफेरेंस रखते हैं, उनका इम्पैक्ट होता है। तो ऐसा ही नेशनल असेंबली को लगा, क्योंकि नेशनल असेंबली में भी जो बड़े बड़े जो रिचमैन थे उनका प्रभुत्व था, तो उन्हें लगा, वो इस चीज़ से भयभीत थे कि कहीं जो बड़े बिजनेसमैन हैं उनका जो बिजनेस है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, स्लेव ट्रेड पर, है ना, जो गुलामों का व्यापार है उस पर वो डिपेंडेंट थे। तो इस वजह से वहाँ पर कोई लॉ नहीं बनाया गया था। अब क्या हुआ, इट वॉज फाइनली द कन्वेंशन विच इन 1794 लेजिस्लेटेड टू फ्री ऑल स्लेव इन द फ्रेंच ओवरसीज पोजेशंस। अब इसके बाद क्या हुआ, अंत में एक कन्वेंशन, एक मीटिंग हुई, एक सभा हुई जिसमें 1794 में, जिसमें सभी जो स्लेव्स हैं, सभी जो गुलाम हैं, कहाँ पर, फ्रांस और उसके आसपास सभी जो फ्रांस के अंडरटेकिंग जो कंट्रीज थी उनमें सभी दासों को मुक्त करने का एक नियम पास किया गया। दिस हाउएवर टर्न आउट टू बी अ शॉर्ट टर्म मेजर। 10 years लेटर नेपोलियन री इंट्रोड्यूस्ड स्लेवरी। अब क्या था, ये जो था ये पॉलिसी केवल कुछ समय के लिए रही, है ना। आफ्टर 10 years नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में आपने सुना होगा, है ना, फ्रांस का सबसे बड़ा एक तरह से डिक्टेटर ही कहेंगे इसे, है ना। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने फिर दोबारा से इस स्लेवरी सिस्टम को स्टार्ट कर दिया। प्लांटेशन ओनर्स अंडरस्टूड देयर फ्रीडम एज इंक्लूडिंग द राइट टू एनस्लेव अफ्रीकन निग्रोज इन परस्यूट ऑफ देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट। अब क्या हुआ, जो वहाँ पे बागानी करने वाले प्लांटेशन जो मालिक थे वहाँ पर, उन्होंने उनकी फ्रीडम के को समझा, है ना। उन्होंने ये जाना कि किसी अफ्रीकन निग्रोज को गुलाम बनाना, उन्हें अपने दास्ता में लेना, उन्हें दास बनाना, ये क्या था, इस चीज़ को उन्होंने महसूस किया, जाना। और नेग्रो परस्यूट ऑफ द इकोनॉमिक इंटरेस्ट, है ना, किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, अपने जो आर्थिक इंटरेस्ट है उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने। स्लेवरी वॉज फाइनली एबोलिस्ड इन फ्रेंच कॉलोनीज इन 1848। अब देखो, फाइनली जो स्लेवरीज थी, दास्ता थी, वो फ्रांस में 1848 में पूरी तरह से समाप्त हो गई थी, है ना। अब पूछा जा सकता है कि When was slavery in France abolished completely? तो slavery in France was abolished in 1848, ठीक है ना। अब उसके बाद देखो, निग्रोज क्या थे। निग्रो एक टर्म है जो कि अफ्रीका के वहाँ के जो लोकल लोग थे, है ना, साउथ ऑफ द सहारा के दक्षिण में, अफ्रीका में सहारा जो रेगिस्तान है, वहाँ उस क्षेत्र के दक्षिण में पाए जाने वाले लोगों को, जो देसी लोग हैं वहाँ के, उनको हम निग्रोज के नाम से जाते हैं। नॉट इन कॉमन यूज एनी लॉन्गर, ठीक है। अब उसके बाद देखो, टर्न द पेज नंबर 22 पे, द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। अब उसके बाद क्या हुआ उस क्रांति में, और अब लोगों की जो प्रतिदिन की जो जिंदगी थी वो किस तरह का चेंजमेंट आया उसमें, फिर एवरीडे लाइफ कैसी हो गई लोगों की। कैन पॉलिटिक्स चेंज द क्लोथ्स पीपल वियर, द लैंग्वेज दे स्पीक और द बुक्स दे रीड। अब देखो, ये कह रहा है क्या राजनीति लोगों के कपड़े पहनने के तौर तरीकों को बदल सकती है, क्या वे उनके बोलने की भाषा को बदल सकती है, क्या वे उनके पढ़ने की पुस्तकों को चेंज कर सकती है। ये कह रहा है कि क्या पॉलिटिक्स से ऐसे चेंजेस हो सकते हैं जिससे कि लोगों के जीवन में इस तरह का बदलाव आए कि उनके पहनावा चेंज हो जाए, उनकी बोलने की भाषा चेंज हो जाए, और उनकी पढ़ने की जो बुक है वो चेंज हो जाए, है ना। द ईयर फॉलोइंग 1789 इन फ्रांस सॉ मेनी सच चेंजेस इन द लाइव्स ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन। अब देखो, 1789 से लेकर फ्रांस में बहुत सारे चेंजेस देखे गए थे, वो जैसे कि लोगों के पहनावे में, है ना, लोगों की भाषाओं में, और लोगों के बहुत सारे जो इंटरेस्ट थे वो 1789 से लेकर जब तक ये 1848 तक, है ना, जब तक बहुत सारे चेंजेस देखे गए थे। अब उसके बाद क्या हुआ, द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट्स टुक इट अपॉन देमसेल्व्स टू पास लॉज दैट वुड ट्रांसलेट द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी एंड इक्वलिटी इनटू एवरीडे प्रैक्टिस। अब उसके बाद सरकार ने एक लॉ पास किया जिसमें कि जो आइडियल्स ऑफ लिबर्टी एंड इक्वलिटी, समानता की और स्वतंत्रता की जो विचारधारा है ना, प्रतिदिन के जो दैनिक कार्यों में, मतलब प्रत्येक व्यक्ति के दैनिक जीवन में स्वतंत्रता और समानता को ध्यान में रखते हुए एक लॉ पास किया गया। One important law that came into effect soon after the storming of the Bastille in the summer of 1789 was the abolition of censorship. अब एक और क्या था उसमें, एक नियम जो कि जब उन्होंने वहाँ की पब्लिक ने 1789 में बेस्टाइल पे धावा बोला था, उस टाइम एक नियम बहुत इंपॉर्टेंट जो लॉ है वो लॉ पास किया गया था, लॉ आया था सामने। वो क्या था, सेंसरशिप का एवोल्यूशन, समापन।
In the old regime, all written material and cultural activities, books, newspaper, plays could be published or performed only after they had been approved by the censors of the kings. अब क्या था, जो पुराना शासन काल था फ्रांस में, उस समय क्या था कि किसी को भी कहते हैं ना कि ना तो स्वतंत्र रूप से कुछ बोलने का राइट था, ना कुछ लिखने का राइट था, है ना। वो राजा के खिलाफ कुछ भी ना बोल सकते थे ना लिख सकते थे। केवल चाहे वो रिटन मटेरियल हो या सांस्कृतिक गतिविधियां हो, पुस्तकें, न्यूज़पेपर, प्लेज केवल तभी पब्लिश और परफॉर्म किए जा सकते थे जब उन पर किसके द्वारा, राजा की सहमति या राजा के अप्रूवल के बाद ही उनको पब्लिश किया जाता था, है ना। कोई बुक प्रकाशित करनी हो, कोई भी प्ले परफॉर्म करना हो, ठीक है। सॉरी। Now the Declaration of the Rights of Man and Citizen proclaimed freedom of speech and expression to be a natural right. अब क्या था, धीरे धीरे लोगों की और वहाँ के नागरिकों की जो अधिकारों की घोषणा थी, उसने वहाँ पर उनको प्रदान की क्या, इस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू बी ए नेचुरल राइट, कि जो बोलने की स्वतंत्रता है, बोलने की आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी जिसे कह सकते हैं, उसका अधिकार वहाँ की सरकार ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने फिर लोगों को दिया वहाँ पर। न्यूज़पेपर, पैम्पलेट्स, बुक्स एंड प्रिंटेड पिक्चर्स फ्लडेड द टाउन्स ऑफ फ्रांस फ्रॉम वेयर दे ट्रेवल्ड रैपिडली इनटू द कंट्री साइड। अब देखो क्या था, अब लोग अपनी मर्जी से, है ना, कुछ भी कोई भी बुक लिख सकते थे, ठीक है ना, और कोई कैसा भी प्ले परफॉर्म कर सकते थे, कोई भी न्यूज़पेपर छाप सकते थे। उन्हें अब राजा की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं थी। अब चारों तरफ पैम्पलेट्स थे और न्यूज़पेपर से पूरा जो फ्रांस है, देहाती क्षेत्र भी एक तरह से कह सकते हैं चारों तरफ पट चुका था, इन चीज़ों से कवर हो चुका था। दे ऑल डिस्क्राइब्ड एंड डिस्कस द इवेंट्स एंड चेंजेस टेकिंग प्लेस इन फ्रांस। अब इस